नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। बजट घोषणा के दूसरे दिन विपक्ष का संसद का एक्शन जॉइंट प्रोटेस्ट से शुरू हुआ। क्या सोनिया गांधी, क्या राहुल गांधी, क्या अखिलेश यादव, क्या कल्याण बनर्जी, क्या संजय राउत, क्या अरविंद सावंत, क्या संजय सिंह, विपक्ष का पूरा इंडिया गठबंधन मोदी के बजट को तुगलकशाही और हिटलर शाही बता रहा था। अलायंस बचाने के लिए देश के साथ अन्याय करने वाला बजट बता रहा था। संसद में मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान था, सबकी थाली खाली और 2 राज्यों की थाली में पकौड़ा और जलेबी। लेकिन क्या बजट के विरोध में विपक्ष की एकजुटता का ये ऑप्टिक्स भर रह गया है? क्या विपक्ष वाकई एकजुट है? कल मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में फैसला हुआ था कि बिहार और आंध्र को छोड़कर अन्य राज्यों से कथित भेदभाव के खिलाफ 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक का बॉयकॉट होगा। लेकिन ममता बनर्जी नीति आयोग के सामने अपना ही एजेंडा लेकर शामिल होने का प्लान बना चुकी हैं। उधर अखिलेश यादव की पार्टी से खड़गे के घर पर हुई बैठक में कोई भी शामिल नहीं हुआ था। यहां ये भी बता दूं कि 21 जुलाई को कोलकाता में ममता बनर्जी ने एक रैली की थी जिसमें अखिलेश बुलाए गए थे, लेकिन राहुल गांधी का कहीं आता पता नहीं था। हालांकि ये टीएमसी पर है कि वो किसे बुलाए किसे ना बुलाए। इस सब के बीच यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में बार्गेनिंग होती नजर आ रही है। सवाल पब्लिक का है कि दिल्ली में 7, लेकिन क्या यूपी बंगाल में राहुल से अखिलेश अलग दिखना चाहते हैं? क्या ममता बनर्जी कांग्रेस से अलग लाइन लेकर मोदी से टक्कर ले रही हैं? और मोदी के बजट के विरोध में राज्यों के बीच दीवार क्यों खड़ी कर रहे हैं विपक्ष के लोग? सवाल पब्लिक का आज यही है। बजट में युवाओं के लिए कुछ नहीं, किसानों के लिए कुछ नहीं, महिलाओं के लिए कुछ नहीं जैसे विपक्ष के आरोपों के बीच राहुल गांधी कम से कम किसानों पर विपक्ष के दूसरे नेताओं से बाजी मारते हुए दिखे। राहुल गांधी की कुछ किसान नेताओं से मुलाकात हुई। इस मुलाकात में फसलों पर एमएसपी पर लीगल गारंटी देने के मुद्दे पर बात हुई। एमएसपी की लीगल गारंटी अपने आप में एक राजनीतिक चिंगारी वाला मसला है, लेकिन इस मुलाकात से पहले राहुल ने मोदी पर एक और हमला बोल दिया। राहुल का आरोप था ये लोग किसान हैं, इसलिए उन्हें संसद के भीतर नहीं आने दिया जा रहा। हालांकि राहुल गांधी की इन किसान नेताओं से मुलाकात लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी के उनके चेंबर में ही हुई, लेकिन उसके पहले राहुल क्या कह रहे थे आप खुद सुनिए। So what is the problem? But what did they say anything? Why they were allowed? Kisans want to see me. I had invited them inside, so they're not allowing them in. राहुल जी, आप नेता क्या कहा जा रहा है? राहुल जी, आप नेता विपक्ष हैं, आप नेता विपक्ष और आप किसान नेताओं से मिलना चाहते हैं, क्या कहा जा रहा है? क्यों नहीं आने दिया जा रहा किसान? कोई ये कारण? तो उनको पूछना पड़ेगा। हाँ, हमने यहाँ इनवाइट किया था अपने ऑफिस में मिलने के लिए, तो यहाँ कहा गया है कि उनको अंदर नहीं आने देंगे, शायद क्योंकि वो किसान है इसलिए यहाँ अंदर अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो बाहर मिल लेंगे। बट राहुल जी, क्या कोई कारण सिक्योरिटी का दिया गया है? कोई और कारण दिया गया? राहुल जी, कोई रीजन बता रहे हैं क्या वजह? किसान जैसे कोई वजह आपको बताई गई? ये आप प्राइम मिनिस्टर से पूछिए। भाई, मोदी सरकार की नीति के खिलाफ राहुल किसान नेताओं से मिल रहे थे तो वहां अखिलेश को भी बुला लेते, वो भी तो संसद में ही रहे होंगे। लेकिन अखिलेश कहीं भी किसी भी तस्वीर में नजर नहीं आए। कल बजट के बाद किसानों का मुद्दा अखिलेश ने भी बहुत जोर शोर से उठाया ही था। क्या राहुल गांधी और अखिलेश मोदी के खिलाफ साथ तो हैं, लेकिन उनके बीच आपस में बड़ा कौन वाली पॉलिटिक्स भी चल रही है? यूपी के विधानसभा उपचुनाव को लेकर अब कांग्रेस की उम्मीदें भी जाग गई हैं और समाजवादी पार्टी से बराबरी वाला हिस्सा कैसे मांगा जा रहा है आप खुद सुन लीजिए।
अजय जी, उपचुनाव को लेकर क्या कुछ चल रहा है? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर क्या बातें चल रही है? वो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व उस पर बात कर रहा है। हम लोगों ने जो भाजपा की जो 5 सीट गठबंधन थी वो डिमांड की है, उसको मांगा है, और कितनी सीट पर आगे चीजें आएंगी ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। कहा यह जा रहा है कि महाराष्ट्र और जो हरियाणा का है उसको लेकर भी समाजवादी पार्टी कह रही कि नहीं, हमको वहाँ पे टिकट दिया जाए, फिर उसके बाद हम यहाँ पर। अब अस्तुल जी, वो मैंने कहा ना कि राष्ट्रीय नेतृत्व तय कर रहा है कि कहाँ हरियाणा पंजाब में कहाँ इनको लड़ना है, महाराष्ट्र में वो तय करेंगे। हम लोग अपनी जो 5 सीट थी बीजेपी और उसी गठबंधन की, उस पर हमने अपना डिमांड किया है, और मुझे लगता है कि उसमें से हमें वो सीटें मिल जाएंगी। कांग्रेस यूपी में समाजवादी पार्टी से सीट बंटवारे में बराबर का हिस्सा मांग रही है, लेकिन अखिलेश बंगाल में ममता के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकने की हुंकार भर रहे हैं। 21 जुलाई को कोलकाता में ममता की रैली टीएमसी का साल का सबसे बड़ा पॉलिटिकल इवेंट था, लेकिन उसमें सांसदों की संख्या के लिहाज से विपक्ष की नंबर 1 पार्टी नहीं थी, बल्कि विपक्ष की नंबर 2 पार्टी के नेता को जरूर बुलाया गया था। उधर आज वाईएसआरसीपी के नेता जगन मोहन रेड्डी दिल्ली में आंध्र प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उस विरोध प्रदर्शन में अखिलेश यादव और संजय राउत दोनों शामिल थे। ये विरोध चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ था, लेकिन आंध्र प्रदेश में जगन मोहन तो कांग्रेस के भी जानी दुश्मन है। वो कांग्रेस से निकल कर ही तो उन्होंने अलग पार्टी बनाई थी। एक दूसरे को एक आंख नहीं बाते। इस सब के बीच ममता अन्य विरोधी दलों की राज्य सरकारों के उलट नीति आयोग की बैठक में बंगाल को मनरेगा और पीएम आवास योजना के आवंटन पर हिसाब किताब करने के लिए जा रही हैं, जबकि बजट में आंध्र बिहार को छोड़कर अन्य राज्यों से कथित भेदभाव का मसला एक सुर से उठ रहा है। सुनिए कैसे इस विरोध में रीजनल खाई पैदा की जा रही है। जो कल बजट पेश हुआ, उस बजट में किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला और सबके थाली खाली और 2 के थाली में पकोड़ा और ये अपना जिलेबी। एक सेकंड। तो ऐसा बजट मैं कभी नहीं देखा, और ये सिर्फ किसी को खुश करने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए वो ये सब हुआ है। इसका हम किसानों को एमएसपी मिले, आय दोगुनी हो, उसका रास्ता निकले। लेकिन इधर देखने को मिल रहा है समर्थन मूल्य किसान को न मिल करके जो अलायंस पार्टनर जो सरकार बचा रहे हैं उन्हें समर्थन मूल्य सरकार दे रही है। ये जो बजट है वो आप सभी जानते हो, लाडला बिहार, लाडला आंध्र प्रदेश, लाडला ओडिशा, इसमें आंध्र प्रदेश ने भी पैकेज मांगा था, नहीं, उन्होंने कहा था कि स्पेशल स्टेटस दीजिए, वो तो दिया नहीं। 15,000 करोड़ देकर उनका मुंह बंद कर दिया है। We cannot even call it a budget. What was presented yesterday was a memorandum of understanding between Prime Minister Modi and the Chief Minister of Andhra Pradesh and Chief Minister of Bihar. तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल पब्लिक का, क्या ममता का नीति आयोग की बैठक में शामिल होने का फैसला कांग्रेस के बजट विरोध की रणनीति को कमजोर कर रहा है? क्या अखिलेश यादव और कांग्रेस में सब ठीक नहीं चल रहा? क्या यूपी में सीटों का मोल भाव हो रहा है? आंध्र बिहार को पकौड़ा जलेबी, बाकी सबकी थाली खाली। क्या विपक्ष का ये आरोप क्षेत्रीय दीवार खड़ी करेगा? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है, और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, जगदीश शर्मा नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, अब्बास हैदर प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, तौसीफ खान राजनीतिक विश्लेषक तृणमूल कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में हैं। पहला सवाल अब्बास हैदर साहब आपसे पूछना चाहती हूँ। अब्बास हैदर जी, क्या चल रहा है लखनऊ में? आदाब और दिल्ली में
आपके एक दूसरे के बीच में टकराव राहुल गांधी किसानों से मिलते हैं, अखिलेश को लेकर नहीं जाते। अखिलेश जी कांग्रेस की जानी दुश्मन पार्टी YSRCP से मिलते हैं, राहुल को बता के नहीं जाते। और ममता बनर्जी और अखिलेश यादव में मिष्टी दोई का एक नया रेसिपी आ गया है, तो फिर देश में क्या राजनीति की रेसिपी बदलने वाली है? नाविका जी, कई सारे सवाल हो गए, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको कि इंडिया गठबंधन के जितने भी सहयोगी दल हैं, सब एक मत हैं, सब एकजुट हैं और सब एक ही उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। नाविका जी, जहां तक अखिलेश यादव जी का सवाल है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का सवाल है, दोनों पार्टियों में हर विषय पे पूरी सहमति है। जहां तक आपने उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की बात करी, उपचुनाव में क्या निर्णय लेना है ये शीर्ष नेतृत्व दोनों पार्टियों का सही समय पे तय कर लेगा। अभी तो तारीखें भी नहीं आई चुनाव की, उपचुनाव की, लेकिन हम इस पे बात कर रहे हैं। आपने तृणमूल कांग्रेस की बात करी, आज देखिए कल्याण बनर्जी जी, तृणमूल कांग्रेस के तमाम सांसद क्या आज वहां नहीं मौजूद थे जब प्रदर्शन कर रहे थे इंडिया गठबंधन के सांसद? देखिए, ये इस प्रकार की न्यूज़ें, मुझे लगता है कोई आधार नहीं है इस प्रकार की न्यूज़ों का। जो इंडिया गठबंधन का कुनबा है ये लगातार बढ़ता जा रहा है और आगे भी बढ़ता रहेगा। और जहां तक बजट का सवाल है, तो बजट में जिस प्रकार का भेदभाव हुआ है, बजट में जिस प्रकार के से हमारे देश के संघीय ढांचे को चोट पहुंचाने की काम किया गया है सरकार के द्वारा, वो किसी से छुपा नहीं है, वो हम सब देख रहे हैं। और मुझे लगता है एक स्वस्थ लोकतंत्र में ऐसी चीज स्वीकार्य नहीं है। जहां तक आंध्र प्रदेश और बिहार को जो स्पेशल पैकेज नहीं कहूंगा, अनाउंसमेंट, घोषणाएं दी गई हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी तो सिर्फ घोषणाएं देते हैं, वो सीधे सीधे टाइम बाय करने का एक प्रयत्न है, एक प्रयास है उनका, वो हम सब जानते हैं। लेकिन देखिए, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आज जो हमारे देश का जो बजट आया है वो किस ओर जा रहा है, क्योंकि वो फिर एक वादों का पुलिंदा है और कुछ चीजें तो सिर्फ कॉपी पेस्ट हो गई हैं। अगर हम सवाल पूछते हैं कि भाई आप उत्तर प्रदेश की बात करते, देखिए आपके बगल में जो है जेवर एयरपोर्ट बन रहा है। अभी देखिए परसों रिपोर्ट आई, जो इकोनॉमिक सर्वे आया है केंद्र सरकार का, वो क्या कह रहा है कि जेवर एयरपोर्ट में जो है ही पैसा नहीं है, इस वजह से जमीनों को एक्विजिशन, अधिग्रहण नहीं हो पा रहा है, उसमें धीमी है गति। ये इस प्रकार की चीजें जो सरकार के प्रोजेक्ट हैं, जो हमारे प्रदेश के प्रोजेक्ट हैं, उनमें ही गति धीमी है। और आप सिर्फ टाइम उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन अब्बास हैदर भाई सब कुछ ठीक है, आप भाई भाई में बहुत प्यार है, अखिलेश जी और राहुल जी में बहुत प्यार है, तो 5 सीटें दे दीजिए ना। उपचुनाव में 10 सीटें हैं जो इलेक्शन में जाएंगी, 5 दे दीजिए, भाई का इतना तो हक है ही। नाविका जी, 5 सीटें दे, नाविका जी क्या देना है क्या नहीं देना वो तो निर्णय इंडिया गठबंधन ले ही लेगा, वो आपस में तय कर लेंगे। ये चीजें मीडिया में तो नहीं आएंगी, ये चैनल पे तो नहीं तय होगा। अच्छा ठीक है, तो फिर जो मीडिया में आया है शहजाद पूनावाला जी, उस पर जवाब दे दीजिए। कल मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर इंडिया अलायंस की बैठक हुई, वहां समाजवादी पार्टी से कोई नहीं गया। आज सुबह अखिलेश जी प्रोटेस्ट में तो आए, लेकिन बाद में निकल कर चले गए जानी दुश्मन YSRCP के प्रोटेस्ट पर, जहां पर कांग्रेस का कोई नहीं गया। और साथ में अलग एक मिष्टी दोई बन रही है कलकत्ता में, जहां तृणमूल कांग्रेस के साथ बातचीत चल रही है। सब कुछ ठीक है, बस जुटे हुए हैं तो मोदी को हटाने के लिए जुटे हुए हैं। क्या आपको सब कुछ ठीक नजर आ रहा है? क्योंकि हमारे भाई लखनऊ से हैं तो शेर से शुरू करता हूं। जिसे समझा था जन्मों का रिश्ता, वो निकला लम्हा जवानी का। जिसे समझा था जन्मों का रिश्ता, वो निकला लम्हा जवानी का। जिसे समझी थी मजबूत बर्फ की इकाई, वो निकला बुलबुला पानी का। यही इनके अलायंस का हाल है भाई। नो मिशन नो विशन, ओनली अपना अपना एम्बिशन। इसलिए जो पंजाब में तलाक हो गया था, दिल्ली में भी तलाक, बंगाल में भी तलाक, केरल में भी तलाक, अब यूपी और कांग्रेस में भी, एसपी और कांग्रेस में भी तलाक की ओर जा रहा है। परंतु सवाल यह बनता है कि मैं आपके आज के विषय पर बताता हूं कैसे तलाक हुआ। इन्होंने अभी क्या कहा, बिहार और आंध्र को समोसा मिल गया, कचौरी मिल गई, ढोकला मिल गया, सब कुछ मिल गया, पकौड़ा मिल गया। अब आरजेडी कह रही झुंझुना मिला। आरजेडी सही है या इंडिया अलायंस सही है? इंडिया अलायंस नीति आयोग का बहिष्कार कर रही है, तो आरजेडी साथ में नहीं है, साथ में बता दीजिए। अब इन्होंने क्योंकि बताया फैक्ट्स के बारे में, तो बजट का फैक्ट्स बताता हूं। कुल बजट में जो स्टेट्स को पैसा दिया गया केंद्र की तरफ से, नाविका जी नोट कीजिए, 12,40,000 करोड़। आपको पता है सबसे ज्यादा किसको मिला? 18%। 2,23,000 करोड़ उत्तर प्रदेश,
मध्य प्रदेश 97,000 करोड़, वेस्ट बंगाल 93,000 करोड़, महाराष्ट्र 78,000 करोड़। मतलब कि अगर ये चुनावी दृष्टि से होता तो क्यों पश्चिम बंगाल को ज्यादा दिया जाता। दूसरी बात, इन्होंने कहा महाराष्ट्र को कुछ नहीं मिला। महाराष्ट्र को 78,000 करोड़ ये मिला, 8,000 करोड़ के स्पेशल प्रोजेक्ट्स मिले, उसके अलावा 15,000 करोड़ रेल का मिला, और उसके अलावा 76,000 करोड़ का वधावन पोर्ट मिला। तो महाराष्ट्र पर भी जो झूठ बोल रहे थे वो भी अब ध्वस्त हो गया। परंतु यूपीए के जमाने में यूपी को कितना मिला पता है आपको बजट में? ये 2,23,000 करोड़। यूपी को यूपीए के जमाने में 59,000 करोड़। ये थी असलियत। बिहार को 2004 से 14 के बीच में पता है कितना मिला? 2,75,000 करोड़। आज पता है कितना मिला है? 9 लाख करोड़। तमिलनाडु को पता है कितना मिला स्पेशल प्रोजेक्ट्स? 8,000 करोड़। आज कितना मिला? 1 लाख करोड़। 2.5 गुना ज्यादा पैसा। कर्नाटका को 3.5 गुना ज्यादा पैसा। ये सारे आंकड़े हैं। परंतु मैं आखिरी बात, ये जुमले ये आपने प्रॉमिस किया है लेकिन देंगे नहीं। एक लास्ट स्टेटमेंट। एक और चीज मजेदार आई कि केवल तमिलनाडु का जिक्र हुआ, केवल आंध्र का जिक्र हुआ, केवल बिहार का जिक्र हुआ, तमिलनाडु का जिक्र नहीं हुआ। मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया तो पता चला 2006 से लेकर 12 में जो बजट की स्पीचेस थी, तमिलनाडु और बंगाल का केवल तब जिक्र हुआ जब तमिलनाडु और बंगाल की पार्टियां यूपीए का हिस्सा थी। और जो ही 2012-13 में बंगाल बाहर निकल गया, तमिलनाडु बाहर निकल गया, तो मेंशन खत्म हो गया बजट में। तो इसीलिए मैं कहता हूं झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त दिखे तिन तैसी। आप बताइए कि कौन से बजट स्पीच में सारे प्रदेशों का नाम आपने लिया था? एक बजट स्पीच बता दीजिए। ऐसा कोई हर राज्य का नाम नहीं लेता, लेकिन कोई ना कोई नुक्स निकालना है तो निकाल लिया, और विपक्ष को सिर्फ इतना ही नुक्स मिला। लेकिन जगदीश शर्मा जी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत तो है, एम्बिशन की प्रॉब्लम तो है। क्योंकि किसान नेताओं से राहुल गांधी अकेले मिल लेते हैं, ले जाते इंडिया गठबंधन के सब लोगों को, बुला लेते अपने कमरे में। किसान नेता आ रहे थे और किसानों का दर्द तो पूरे इंडिया अलायंस का है, लेकिन नहीं बुलाया। अखिलेश जी YSRCP जगन रेड्डी के साथ जब चले जाते हैं, ममता बनर्जी के पास चले जाते हैं, राहुल गांधी नहीं बुलाए जाते, तो भाई जनता सवाल तो पूछेगी कि भाई चल क्या रहा है? अगर सब एक साथ हैं तो अलग अलग क्यों दिख रहे हैं? और कल मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर जो मीटिंग हुई, समाजवादी पार्टी क्यों नहीं थी? सारी पार्टियां थी। नाविका मैडम जी, सबसे पहले तो मैं आपको सावन के महीने की हार्दिक बधाई देता हूं। और उसके बाद मुझे आज आपका जो 10-15 मिनट से मैं लगातार सुन रहा था, शोले फिल्म का अमिताभ बच्चन याद आ गया कि मौसी लड़का बहुत अच्छा है, क्या हुआ थोड़ी शराब पी लेता है, मौसी काम पे भी जाएगा, जुआ भी खेल लेता है, और सब करके नाचने देखने भी चला है। तो मौसी के तो वाह बेटा वाह, सब कुछ तो ठीक है, क्या तेरे जैसा दोस्त है, क्या खूबी बता रहे, लड़का बहुत अच्छा है। वो आपने भी फिल्म शोले देखी होगी। आपने जिस तरह से विस्तार करा, मुझे हंसी आती है कि कम से कम आज सवाल सरकार से पूछने चाहिए। बजट सरकार का फेल हो रहा, आप सवाल राहुल गांधी जी पर, अखिलेश पर, ममता पर। अरे भाई, लोकतंत्र में हम तो बात कर रहे हैं, आप बताइए ना कितनी बात मोदी जी के साथ कोई कर रहा है, कितनी बात मोदी जी किसानों से कर रहे हैं? कहां लोकतंत्र है? कहीं ना कहीं देश समझ रहा है, जो 80 करोड़ लोगों को ये भोजन देते थे, फ्री में खाना राशन देते थे, इस बजट के बाद अब 100 करोड़ को मोदी जी को देना पड़ेगा। और सोना चांदी सस्ता कर दे, जैसे शोर मच रहा है, रोटी खाने को नहीं है, जेब में पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है, ये भी अडानी के गोदाम में जाएगा। सोना चांदी सस्ता हुआ है, जब गरीब के यहाँ ब्याह शादी होगी महंगा लेना पड़ेगा। हर राज्य में अडानी के गोदाम बढ़ रहे हैं बड़े बड़े। टमाटर 10 रुपए किलो लेकर अब 100-120 का रेट होगा। ये सारी सरकार का मतलब क्या होता है? जनता ने जो वोट दिया है मोदी जी को दिया कि मोदी जी हमें रोजगार दो, अपने वादे अपनी गारंटी पर बात करो। पर मोदी तो कह रहे हैं नहीं, नौकरी हम नहीं देंगे, कुछ कंपनियां हम ले आए हैं वो आपको नौकरी देंगी। तो क्या चल रहा है? उनसे भी तो सवाल होना चाहिए। आज राहुल गांधी नेता है, मैं मानता हूं आप उनको नेता मान रही है, सारा सवाल आप ही नहीं, भारत की सारी मीडिया से सवाल करिए, मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे तो आने वाला प्रधानमंत्री नजर आ रहा है, सवाल प्रधानमंत्री से होती है, पर जो सत्ता में बैठा है उससे भी बात करो जब अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके चैनल को सब लोग देख रहे हैं और देखकर हंसते हैं कि पिक्चर कौन सी चल रही है और काम कहां हो रहा है। कांग्रेस की पार्टी में भी हेडक्वार्टर्स में चलता है, लेकिन यहां आने की जहमत नहीं करते। लेकिन मैं एक बात बता दूं शहजाद जी, ये कहते हैं कि बजट कॉपी पेस्ट है। मैं तो कहूंगी जगदीश शर्मा जी की ये जो शोले फिल्म वाली बात है, ये कॉपी पेस्ट है, क्योंकि ये बात तो प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कह दिया था पार्लियामेंट में। नहीं, अब कॉपी पेस्ट वहां हो रहा है। एक्चुअली देखिए, जगदीश जी को सुनकर दो चीजें मेरे मन में आए। एक तो ये कि शोले में एक
ठाकुर भी है जो कहता है ये हाथ, एक गब्बर भी है जो कहता है ये ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे। अब उसी तरीके से अखिलेश जी को कहा जा रहा है ये हाथ को वोट दे दे, अखिलेश ये हाथ को वोट दे दे। अगर अखिलेश जी कहीं और चले जाए तो यहाँ का जो गब्बर बैठा हुआ है वो नाराज हो जाता है फूफा की तरह। और दूसरी बात देखिए, आपने कहा कि राहुल जी को अगले प्रधानमंत्री के रूप में, तो चलो कम से कम रॉबर्ट जी को आप कल तक देखते थे, राहुल जी को देखने लगे। परंतु राहुल जी ने आज किसानों की बात की, 1200 किसान कर्नाटका में मारे गए, 15 महीनों में आत्महत्या कर दी, एक शब्द बोला? उनको कब बुला रहे पार्लियामेंट? एमएसपी के नाम पर जो ठगाई, केरल में एमएसपी ही नहीं है, उनके बारे में कब आवाज उठा रहे राहुल जी, बताइए जरा। पंजाब में एमएसपी में मूंग की किसानों की ठगाई हुई, कब आवाज उठा रहे बताइए एक बार। तेलंगाना में किसान ने आत्महत्या कर दी कैमरे के सामने और कहा कि कांग्रेसियों ने मेरी जमीन छीन ली, कब उठा रहे उनकी आवाज, एक बार बता दीजिए। जगदीश जी जवाब दीजिए। अच्छा गब्बर, सॉरी, शहजाद पुणेवाला भाई, आप सुबह शहजाद पुणेवाला भाई आप सुबह शाम तक टेलीविजन पर रहते हैं। आप तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का भी बहिष्कार कर रहे थे, नया यात्रा के। राहुल गांधी तो है एक नेता जो आवाज उठा रहा है, वो ललकार रहा, डरो मत, हम आपके साथ है, पूरा देश के साथ है। आप देखो ना पूरा देश साथ चल रहा है। अब्बास हैदर साहब, यानी कि सिर्फ राहुल गांधी उठा रहे हैं, अखिलेश यादव में दम नहीं है। जगदीश शर्मा जी का ये कहना है, अखिलेश यादव जी कुछ नहीं कह पा रहे क्या? मैं तो नहीं, नाविका जी उनका बिल्कुल ये नहीं कहना है, आप उनके मुंह में शब्द मत डालिए। पूरा इंडिया गठबंधन एक साथ है और इस प्रकार के देखिए ना, ये सब करने से कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सब देश की जनता की आवाज उठा रहे हैं। मैं शहजाद जी ने 2-3 बातें की, मैं उसको साफ करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि हमने राज्यों का बजट 2 गुना बढ़ाया, 2.5 गुना बढ़ाया। मैं आपको बताना चाहता हूं 2013 से 2023 के बीच में या 2024 के बीच में जो यूनियन बजट का साइज है वो 3 गुना बढ़ा है, 3.5 गुना बढ़ा है। और ये आपकी सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है, हमेशा ही सरकार का बजट बढ़ता रहता है। 2003 में अगर आप जाएंगे तो वो करीब 4,38,000 करोड़ था, जो बल्कि 16 लाख करोड़ हुआ 2013 में, और अब 48 लाख करोड़ हो गया है। तो पहले 3.5 गुना बढ़ा है, वो 3 गुना बढ़ा है। अगर आपने राज्यों के शेयर 2.5 गुना या 2 गुना बढ़ाया है तो आपने कोई हिसाब नहीं किया। दूसरी बात, अगर आप देखें इसी मापदंड पे, अगर आप कृषि के लिए आवंटित बजट देखेंगे, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर जो लिखा है इसमें, वो 2019 में 5.44% था बजट का, वो घट करके 2023 में हुआ 3.20%, अब फर्दर घट के 3.15% हो गया है। जो हमारे देश के किसान हैं उनका बजट आप घटा रहे हैं, उनको एमएसपी देने को आप तैयार नहीं है, लीगल गारंटी। आप स्वामीनाथन फॉर्मूले की तो बात छोड़ दीजिए, आज जब किसान पार्लियामेंट में एक स्वामीनाथन रिपोर्ट आई कब थी मान्यवर, वो बताओ। आपने पार्लियामेट के अंदर स्वामीनाथन रिपोर्ट आई थी जब यूपीए सरकार में थी और आप उस पर बैठे रहे थे 8 साल। आज आप उपदेश दे रहे हैं अब्बास हैदर साहब। थोड़े तथ्य चेक कर लें, जिस तरह जगदीश शर्मा जी आपको कहूंगी, आपने जेवर एयरपोर्ट की बात कही, मेरे पास इकोनॉमिक सर्वे है, मैं जेवर एयरपोर्ट सर्च कर रही हूं, एक शब्द नहीं मिला। अगर आपने पढ़ा है, देखा है तो पेज नंबर बता दीजिए ताकि हम चेक कर लें, क्योंकि हम बिना फैक्ट चेक किए कोई फैक्ट इस शो पर जाने नहीं देते। किस जगह पर, किस पेज नंबर पर आपने जेवर एयरपोर्ट ये कह रहे हैं कि हमारे को पैसे नहीं है क्योंकि हम खरीद नहीं रहे, तो जरूर बताइएगा। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी, ये सारा जो माहौल बनाया जा रहा है, ये चुनाव से पहले भी बनाया गया था और अब विपक्ष संसद में भी। दिखा देता हूं आपको, नाविका जी बताएं कौन से पेज नंबर 440, पेज नंबर 440, ठीक है, हम चेक कर रहे हैं। जी, पेज नंबर 440, 12.64 लैंड रिलेटेड। ओके, 440 पेज नंबर पर मेरी रिसर्च टीम चेक कर रही है। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, सवाल यह है कि माहौल बनने से क्या सरकारें गिर जाती हैं? और ये माहौल चुनाव से पहले, माहौल चुनाव के बाद, और माहौल में वो जो हिंदी फिल्म स्टाइल ऐसे क्रैक्स नजर आ रहे हैं ना, वो जो बिजली कड़कती है और एक क्रैक, वो क्रैक आपको नजर आ रहे हैं या सिर्फ ये मेरे मन का भ्रम है? लेकिन नविका जी, एक तो सबसे पहले एक घनघोर आपत्ति वाली बात है जो आज विपक्ष के प्रदर्शन से संबंधित है। उन्होंने इस बजट को एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल कहा है। आप संविधान, लोकतंत्र और चुनाव, ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। एक चुनी हुई सरकार आ गई, पूर्ण बहुमत की सरकार है, प्री पोल अलायंस है, उसका बजट आता है। आप उस बजट में कह सकते हैं कि भाई हमको नहीं मिला, इनको ज्यादा मिल गया, लेकिन उसको असंवैधानिक या संविधान विरोधी कहना, ये आपकी उस मानसिकता को दिखाता है। पूरे चुनाव आप उसी में रहे
और अभी भी आप उस मन स्थिति से, उस मानसिकता से बाहर नहीं आ रहे हैं। इसका देश को विरोध करना चाहिए। असंवैधानिक बजट को कहना गलत है, पहला। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, ये जो सारी पार्टियां हैं, इनका द्वंद्व आप समझिए। राहुल गांधी को लगता है कि कहीं अखिलेश यादव नेता बन गए, सबसे बड़े राज्य से आते हैं, 80 सीटों वाला राज्य है, 37 उनके पास है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा मोमेंटम थोड़ा कमजोर पड़ जाए। और जिन नेताओं से वो मिलने गए, ये लोगों को भूल गया होगा, पिछली सरकार में पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय, ये तीनों मंत्री दिल्ली से गए थे, चंडीगढ़ पहुंचे थे, 3 बार वार्ता की थी, और इन्हीं किसान नेताओं ने कहा था कि अच्छा ठीक है, हमें फॉर्मूला मान लेते हैं। 5 उपज पर एमएसपी की गारंटी सरकार ने दी। इन्होंने कहा 48 घंटे में बताते हैं, लौट के गए, कहा ना हमारी यूनियन नहीं मानती है। तो ये भगोड़े लोग हैं, ये किसान राजनीति के नाम पर देश के किसानों का बुरा कर रहे हैं। और तीसरी बात जब आती है कि किस राज्य को क्या मिला, अभी तो सब बता रहे थे कि दक्षिण के साथ बड़ा भेदभाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती, अब कह रहे हैं सब उठा के आंध्र प्रदेश को दे दिया। तो भैया जो देना चाहिए था वो क्यों नहीं दिया? और आज जो जगन मोहन रेड्डी दिख रहे हैं अखिलेश यादव के साथ, 10 साल तक इसी मोदी की सरकार से इतने बिल पास कराए राज्यसभा में मदद की, क्यों नहीं ये सब मांगा था? क्या रिफाइनरी मांगना, हाईवेज मांगना, पुल मांगना, ये सब बुरी बात है? ये तो अच्छी बात है। और मैं तो कह रहा हूं ये डेवलपमेंट का कंपटीशन चलना चाहिए राज्यों के बीच में, राजनीति का यही तरीका होना चाहिए। उसको एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल कहना ये डेवलपमेंट के खिलाफ की पॉलिटिक्स है, जो इनके बीच के अंतर विरोध में एक दूसरे से मुकाबले वाले दिखते हैं। बहुत सही बात आपने कही। और मैं फिर से फैक्ट चेक पे जाती हूं, 12.64 पेज नंबर 440 मैं पूरा पढ़कर बता देती हूं। जेवर एयरपोर्ट कहीं भी मेंशन नहीं है। लैंड रिलेटेड, डिस्पाइट लार्ज बिल्डअप ऑफ कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी related assets, both the sectors reported the need for corrections in the delay in land acquisition and land related clearances. Issues are also raised about slow onboarding of digital land records. In the case of airport development, greenfield airport projects are time intensive due to the need for appropriate site selection, land acquisition. कहीं भी जेवर का नाम नहीं है, सिर्फ ये बताया है कि इन चीजों में समय लगता है, लग रहा है, काम जारी है, डिजिटाइजेशन लैंड रिकॉर्ड्स के नहीं है, जेवर का नाम भी नहीं है। अब्बास हैदर साहब, इस तरह से भटकाना सही नहीं है। फैक्ट पर बात कीजिए। आपने जेवर एयरपोर्ट कहा था, जेवर एयरपोर्ट का मेंशन नहीं। आपने कहा होता कि एयरपोर्ट के लैंड एक्विजिशन में देरी हो रही है, मैं मान लेती, लेकिन जेवर एयरपोर्ट की लैंड एक्विजिशन में देरी है, पैसे नहीं है, ऐसा कोई फैक्ट इस इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट में नहीं है। नाविका जी, एयरपोर्ट लैंड एक्विजिशन की देरी की बात है। मैं आपको जेवर एयरपोर्ट की स्पेसिफिक रिपोर्ट दिखा रहा हूं। आप लगातार देखिए किस प्रकार से किसान वहां पे लैंड एक्विजिशन को अपोज कर रहे हैं, क्योंकि पैसा नहीं अब्बास हैदर, आप ऐसा लगता है, आप देखिए अभी 2 महीने पुरानी खबर है ये। जरूर किसी फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर बनने योग्य है, क्योंकि कहानी आप अच्छी बना लेते हैं, कहानी आप अच्छी बना लेते हैं, और ये सही बात है। बिल्कुल कहानी की। नाविका जी, जेवर एयरपोर्ट का नाम भी नहीं है, लेकिन पब्लिक के सवाल आ रहे हैं। और उधर तौसीफ खान साहब से मेरा सवाल है। तौसीफ खान साहब, राहुल गांधी से ममता बनर्जी इतना क्यों कट रही हैं? बुला लेती ना, बुला लेती, उन्हें भी शहीद दिवस था, नहीं बुलाया। और यहां पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम लोग नीति आयोग में नहीं जाएंगे। ममता जी कह रही हैं मैं राज्य के लोगों का हक मांगने के लिए, लड़ने के लिए जाऊंगी, जो सही कदम है। लेकिन राहुल गांधी क्यों ममता जी के एक्सपीरियंस से कुछ सीख नहीं रहे? देखिए नाविका जी, ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल राज्य के लोगों का हक मांगेंगे, बिल्कुल सही कहा है। क्योंकि अगर अदानी और अंबानी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देता है, चंदा देता है, वो चंदा होता है, वो भीख से थोड़ा सा ऊपर उठ के चंदा होता है। लेकिन जब बंगाल सरकार केंद्र सरकार से पैसा मांग रही है तो वो उसका हक है। ये केंद्र सरकार, ये मोदी जी अपने पॉकेट से पैसा नहीं दे रहे, ये देश भर से टैक्स के उठाए हुए पैसे हैं। ये बंगाल की जनता से भी टैक्स जो कलेक्ट करके केंद्र सरकार ले लेती है, और उसके बाद वेरियस स्कीम चलाती है, वेरियस स्कीम के जरिए, और उन्हें वापस देने की जो बात है वो अपने प्रोमिसेस को फुलफिल नहीं करती। आप देखिए कितना बड़ा बकाया है कि मनरेगा स्कीम को 2 साल से बंद करके रखा हुआ है, इल्जाम लगा दिया करप्शन। लेकिन क्या पैसा बंद कर देना ये खुद गैर कानूनी है? आप प्रधानमंत्री आवास योजना में
मैं बिल्कुल सही मानती हूँ ममता बनर्जी को ये मुद्दे उठाने चाहिए नीति आयोग में, लेकिन राहुल गांधी ममता दीदी के साथ खड़े होकर नीति आयोग में क्यों नहीं ये मुद्दे उठाना चाहते, क्यों बॉयकॉट कर रहे हैं? सवाल ये है और पब्लिक ये भी सवाल पूछ रही है। शुभम यादव का प्रयागराज से सवाल है, मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से है कि भले ही लोकसभा चुनाव में आपका प्रदर्शन पिछले से बेहतर रहा है, लेकिन ये तो सत्य है कि यूपी में आपने अधिकांश सीटें समाजवादी पार्टी के साथ की वजह से जीती हैं। तो किस आधार पर आप उपचुनाव में 50% की बात कर रहे हैं? संदीप सिंह का बेतिया बिहार से सवाल है, जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी तो यही लोग विशेष पैकेज की मांग करते थे, और आज जब बजट में बिहार के विकास के लिए कुछ बड़ा ऐलान हुआ है तो ये लोग जनता को बरगलाने और भड़काने का काम कर रहे हैं। प्रदीप कुमार का लखनऊ से सवाल है, अगर बीजेपी को अखिलेश का वाईएसआरसीपी के प्रदर्शन में जाना, ममता जी का रैली में जाना ये लगता है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, तो आपके यूपी में क्या चल रहा है पहले ये तो देख लीजिए। संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल के बारे में क्या कहेंगे? ये सवाल पब्लिक सब पूछती है। अब्बास हैदर, क्या कांग्रेस आज इतनी बड़ी हो गई उत्तर प्रदेश में कि बराबर की हिस्सेदार हो गई? नमिता जी, बराबरी यहाँ देखिए, हमारे गठबंधन में तो सभी सहयोगी बराबर हैं, लेकिन कौन किस सीट पे लड़ेगा, कितनी सीट पे लड़ेगा, इससे कोई दल छोटा बड़ा नहीं हो जाता। और ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, सही समय पे निर्णय ले लिया जाएगा कि उपचुनाव में कौन लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा है। दूसरी बात, नाविका जी ये बात कर रहे थे कि भाई तलाक हो रही है, अरे भाई अपने सहयोगियों के लिए तो देखिए ना, उनको अपील करने के लिए इनको क्या क्या करना नहीं। आप अपने सहयोगी देखिए, शहजाद पूनावाला जी उत्तर प्रदेश में, पैकेज तो नहीं दिया, आप अखिलेश की चिंता ना करें। मैं अब जवाब देता हूँ, आंध्र की इन्होंने बात की। अब्बास हैदर जी, समय कम है इसीलिए। अब्बास जी, आपने आंध्र की बात की। अरे भाई, आपने आंध्र साल में जब बैसाखी सरकार बनी, चलिए मैं जवाब तो दे दूं। आप देखिए, अब मुझे ओके शहजाद जी, बैसाखी सरकार आपकी, जहां 2 बैसाखियां हैं, इनके कितने बैसाखी हैं इंडिया में, ये गिनकर बता दें। एक ही वाक्य में जवाब देता हूं। हम तो हमारे बैसाखी सरकार के लोगों को अपील कर रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में एक ही स्टेट का नाम है आंध्रा, कि उसको स्पेशल स्टेटस देना। किसी और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में किसी और प्रदेश का जिक्र नहीं है। अभी फैक्ट चेक कीजिए, कांग्रेस 1-2 यूनियन टेरिटरी का नाम है, एक ही स्टेट का नाम है। अब आप बताइए, आप किसको अपील कर रहे थे? बिल्कुल, ये पूरी घटनाक्रम पर हमारी निगाहें रहेंगी, देखते रहेंगे। वक्त खत्म हो गया जगदीश जी, फिर किसी और दिन इसी पर चर्चा करेंगे। आज सबका धन्यवाद करते हुए लेती हूं आपसे इजाजत।